हम्म हम बात कर रहे थे कि चक्रव्यूह की जो रचना में फंस गए थे वो अभिमन्यु थे। अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे, तो अर्जुन जब अपनी पत्नी को ये सुना रहे थे कि सुभद्रा जी को कि आपको चक्रव्यूह में अंदर एंटर कैसे होना है, अंदर घुसना कैसे है, उस समय वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो इतने ध्यान से सुनने के बाद उनको अचानक नींद आ गई। कहते हैं ना, माँ के गर्भ में बच्चा जब रहता है ना, तो वो पूरी एक्टिविटीज करती है जो माँ करती है। वो हर एक्टिविटीज को सुनता है, हर एक्टिविटीज को महसूस करता है और उसे दिमाग में रखता है। तो सुभद्रा जब सुन रही थी इन सारी बातों को लेकर, तो उसने भी वो सारी बात सुनी। अब माँ के गर्भ में शिशु था, 3 महीने का था, 6 महीने का था, 8 महीने का था, 10 महीने का था। उस शिशु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह के अंदर जाने की संरचना सुन ली। जैसे ही माँ को नींद आई, पुत्र को भी नींद आ गई, पुत्र सो गया। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में फंस गया था। तो भाषा कहाँ से जनरेट हुई? भाषा जन्म के बाद शुरू नहीं हुई। भाषा का आधार तो प्रारंभ से ही था। भाषा तो उसने गर्भ में ही सीख ली थी। भाई भाषा उसके अंदर, कहते हैं मदर टंग, एक बड़ा अच्छा नाम सुना है आपने, मदर टंग, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। वो सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों को, वो खुद सीख जाती है। मदर टंग जो होती है ना बच्चों की, वो अपने आप सीख जाती है। बच्चा जन्म लेते ही पहली जो आवाज निकालता है, जो अपनी मातृभाषा का परिचय देता है, वो है रोने की आवाज। अगर बच्चा नहीं रोता है तो हम समझ लेते हैं बच्चा बीमार है, बच्चे को कोई दिक्कत है। डेफिनेटली बच्चा रोएगा। अब वो जिस साउंड में रोता है, साउंड होती है ध्वनि। वहां से प्रारंभ होती है भाषा। भाषा का स्वरूप प्रारंभ होता है वहां से। उस ध्वनि के माध्यम से हम उस भाषा को प्रारंभ करते हैं। अब वो भाषा कैसे बढ़ती है? तो भाषा बढ़ी ध्वनि के माध्यम से। वो ध्वनि क्या था? एक वर्ण था, एक कंपन था। वो वर्ण जो कानों में सिर्फ सुनाई देता है, जिसे आप बोल नहीं सकते, जिसे आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, जिसे आप लिख नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो कहलाती है ध्वनि। उस ध्वनि ऑब्लिक वर्ण को अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सुना। भाषा का प्रारंभ हमारा वहां से शुरू हुई भाषा हमारी, वहां से आगे बढ़ी भाषा हमारी। तो अभी मैंने जो बात बताई आपको भाषा के बारे में बताई, मैं आपको बात क्या बताना चाह रही हूँ, देखो मैं दोबारा आपके बीच में रखती हूँ अपने मुद्दे को। मैं बता रही हूँ कि इस पेपर का नाम प्रयोजन मूलक हिंदी क्यों पड़ा। तो हिंदी अगर शब्द को मैंने उठाया, तो उसमें हमने सिर्फ भाषा की बात की कि हिंदी एक भाषा है सिर्फ। अब मूलक मतलब उसका मूल आधार क्या था। अब प्रयोजन, तो मैंने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी की जो जनरेशन हमारे बीच में आई, इसने टेक्नोलॉजी को अपनाया, तकनीकी को अपनाया। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। अब इस तकनीकी को अपनाने के बाद उसे लगा, यार तकनीकी है और हिंदी भाषा में सीखे, तो ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया कि हिंदी भाषा में तकनीकी को सीखना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, वो सब अंग्रेजी भाषा में। अब उसे दिक्कत आने लगी। भाई पढ़ने वाला 80 के दशक का, 90 से दशक का हिंदी मीडियम का बालक था। मैं किसी और के ऊपर नहीं जाती, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका है, मैं एग्जाम्पल्स लेके बताती हूँ। मैं आज तो और एग्जाम्पल्स लेती हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं 80 के दशक की हूँ। अब 80 के दशक में अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं था। बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में था, गांव में नहीं था। हम लोगों ने पढ़ी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी विषय हमें पढ़ने मिला 6 क्लास से, तो 5वीं तक तो हमने हिंदी ही पढ़ी। अब 6वीं क्लास से जहां मैं ABCD सीखूंगी, और 20वीं शताब्दी का बालक जहां नर्सरी से मतलब पैदा होती ही प्ले में जाता है ना, स्टार्टिंग प्ले से होती है। हमारे जमाने में पता है क्या होता था? हमारे समय 80 के दशक में हम लोगों के एडमिशन्स कैसे होते थे? हम लोगों के एडमिशन होते थे कि पापा स्कूल लेके गए हमें, और स्कूल में टीचर्स के सामने टेबल पे बिठा दिया। अब टेबल पे बैठे हैं, भाई पहली क्लास में एडमिशन चाहिए है ना, 5 साल एज हो गई है। अब 5 साल के बाद पहली क्लास में एडमिशन होगा, तो कैसे होता था?
बोले आपका ये वाला राइट हैंड है ना, इससे ये वाला कान पकड़ो, देखिए इस राइट हैंड से आपको ये वाला कान पकड़ना है। और आपका जब हाथ राइट हैंड वाला हाथ जो आपका है ना, इस वाले बाएं वाले कान को पकड़ता है, मतलब आप परिपक्व अवस्था में हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी पहली में एडमिशन ले सकता है। तो हम उस जमाने के, तो वो 80 का दशक था, जहाँ प्रयोजन मूलक की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं सिर्फ विषय को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इस पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, वो क्यों पढ़ा, क्या नेसेसरी इसकी पड़ी, क्या जरूरत इसकी पड़ी। तो भाई ऐसे तो हमारा एडमिशन हो गया कि हमने इस हाथ से, दाएं हाथ से अपना ये बायां कान पकड़ा और हमने पकड़ लिया, तो हमारा एडमिशन हो गया। अगर हम नहीं पकड़ पाते तो हो सकता है मेरा एडमिशन नहीं होता और मुझे 1 साल वेट करने के लिए कहा जाता। अब भाई उसके बाद आई क्लास में बैठने की बारी। तो 5वीं क्लास में हमें आ अनार का सिखाया गया। हमने आ अनार का सीखा, 12 खड़ी सीखी और पहाड़े सीखे। टेबल नहीं सीखी हमने, हमने पहाड़ी सीखी। हमारे समय पहाड़ी चलती थी, तो हमने पहाड़ी सीख लिए। हमने उसके बाद 12 खड़ी सीखी, क की कु के कई को कब कहा, इसको सीखा। जब इस सीखने के बाद पहली क्लास के जब हाफियरली एग्जाम आते हैं ना 6 मंथ बाद, वो जब हमने अटेम्प्ट किए, हमने एग्जाम दिए, हाफियरली एग्जाम दिए, तब हमें पता चला कि क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है। क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना पड़ता है आपको, जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बालक की। 20वीं भी नहीं करो, बात करो हम 95 के बाद की बात करते हैं, 1995 की बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा जनरेशन हमारे जैसी थी, 80 दशक वाली थी। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद एडमिशन्स के लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू होने लगा। बच्चे के एडमिशन के लिए अगर पेरेंट्स क्वालिफाइड है तो बच्चे का एडमिशन होगा, अदरवाइज बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो भाई ये तो एक नई समस्या आ गई। हम जैसे पेरेंट्स अगर हैं और हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, तो हमारे पास तो भाई वही तरीका था कि इस हाथ से इस कान को पकड़ो और एडमिशन करा लो बच्चे का। अच्छा, एज क्या रहेगी बच्चे की एडमिशन की? 3 साल। एज क्या थी? 1984 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निकल के आई, उसमें जो नई चीजें निकल के आई, कॉन्सेप्ट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, उसके पहले का कॉन्सेप्ट अलग था। उसके बाद जो 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चा 3 साल, 3.5 साल बाद एलकेजी में एडमिशन ले सकता है। सरकारी स्कूलों में नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है देश के अंदर, उन प्राइवेट स्कूलों में जो एडमिशन का प्रोसेस था वो था प्ले। शुरुआत होती है हमारी प्ले से। बच्चा 3 साल का हुआ, हमने कहा प्ले स्कूल। अब प्ले स्कूल में बच्चा अभी अपना हगीज उतारना भी नहीं जानता है। हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारा सिर्फ डिस्कशन है, आपको समझाने का हमारा तरीका है कि भाई हम इस विषय को क्यों आवश्यकता पड़ी। जब तक आपको विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता कि आप उसके अंदर के कंटेंट को समझ पाएंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर कि इस विषय की आवश्यकता हमें आखिर पड़ी क्यों, है ना। तो भाई टीचर्स के पास पहुंच गई, मामा पापा दोनों पहुंच गए। हाँ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर, इंग्लिश में उन्होंने 2-4 क्वेश्चंस किए। भाई हम तो हिंदी के अध्यापक हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन शायद ना बता पाए आपको। उन्होंने 2-4 क्वेश्चंस किए। अब उसके बारे में उन्होंने सोचा कि एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे किया जाए एडमिशन को। अब मम्मी से जब इंग्लिश बोलती नहीं बन रही है, तो बच्चे की क्या गलती इसमें यार। लेकिन बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया, तो उस स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। पहले मम्मी ने इंग्लिश पढ़ी, मम्मी ने 2 4 6 8 10 क्वेश्चन तैयारी करी। हाँ, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज डॉक्टर नम्रता जैन, माय फादर नेम इज डॉक्टर नेमीचंद जैन, एंड माय मदर नेम इज, पहले मैंने ये याद किया, पहले मैंने इसकी तैयारी की। फिर उसके बाद बच्चे की इंटरव्यू के लिए पहुंच गए स्कूल। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे। अच्छा, आपके बच्चे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा मैडम 3 साल का बच्चा है, इंग्लिश कहाँ से आएगी। फिर भी माय नेम इज, इतना तो आता होगा। भाई फिर बच्चे को याद कराया कि इतना तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारा प्ले में एडमिशन। बच्चे का एडमिशन भी प्ले में करा दिया। अब प्ले में एडमिशन कराने के बाद बेटा क्या हुआ, बच्चा स्कूल गया,
जब वो 12 बजे स्कूल के बाद ऑफ, 3 घंटे का स्कूल प्ले का ज्यादा नहीं रहता है, 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे बाद जब वो घर आया, उससे पूछा बेटा आज स्कूल में क्या किया? आज मम्मा मैंने है ना झूला झूला। हाँ भाई, बच्चे को जब झूले ही झूलना था, भाषा का विकास करना ही था, इस प्रकार से करना था, तो उसमें पेरेंट्स की इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ी? समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। इसका जो अंत आएगा ना, वो आपको आपके विषय के अंदर लेके जाएगा कि आपका विषय क्या कहता है, आपका विषय किस काम को करने के लिए आपसे कह रहा है ना? भाई अब झूला झूलना सिखा दिया, मतलब प्ले मैंने उसको सिर्फ गेम सिखाए और टिफिन खोलना सिखाया, बॉटल से पानी पीना सिखाया, टिफिन से थोड़ा बहुत जो भी ब्रेकफास्ट मैंने रख दिया उसने वो सीखा। उसके बाद बारी आती है एलकेजी की। एलकेजी में आके बच्चे ने एबीसीडी सीखी, फोनेक्स सीखे, टेक्नोलॉजी सीखी, थोड़ी बहुत फोनेक्स सीखे, पोयम सीखी, ठीक है ना? अच्छा, हमारी जो मदर्स थी ना, हमारे माता पिता थे, वो भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन भाई साहब हिंदी इतनी गजब की थी उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अच्छी हिंदी थी। आज उन्होंने 5वीं भी पास नहीं किया, लेकिन संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ, हम वेदों पे जाए ना, वाल्मीकि जी ने कोई देवनागरी लिपि का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन ग्रंथों की रचना कर दी। तो भाषा का स्वरूप लाने के लिए चीजों की तो आवश्यकता थी, और भाषा उन्होंने सीखी होगी। वाल्मीकि जी ने अगर रामचरितमानस की रचना की तो उसके लिए भाषा का डेवलप तो उन्होंने किया ही होगा ना, कि नहीं किया होगा? किया होगा बेटा, बिल्कुल किया होगा। सीखी होगी, निकाली होगी। आज वो चीजें हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में जब बैठते हैं तो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ देते हैं, जबकि उन्होंने कोई स्कूलिंग नहीं की। मैं बहुत पुरानी जनरेशन से नहीं हूँ ना, आप सुन रहे हो तो आप बहुत नई जनरेशन से हो, ना हमारे पेरेंट्स बहुत पुरानी जनरेशन से थे, लेकिन नहीं थे, माहौल नहीं था, गाँव में नहीं थी शिक्षा इतनी ज्यादा, नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज शास्त्र इतने अच्छे से पढ़ते हैं ना, पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य पढ़ देंगे। तो भाई बच्चा तो वो ही आज की जनरेशन है बेटा, वही बच्चा आज का है। वो भी जब प्ले में 3 साल में जा रहा है, फिर एलकेजी यूकेजी पढ़ रहा है, फर्स्ट तक आते आते उसका बर्डन जो होता है ना, जो मैंने 6वीं में पढ़ा था। अब मैं मुद्दे पे वापस आती हूँ। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने 6 में पढ़ा था, वो बच्चा यहाँ से एलकेजी से पढ़ के जा रहा है। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, एबीसीडी। हमें 6वीं क्लास में फुल लाइन की कॉपी मंगाई गई थी हमारे स्कूलों में। फिर फोर लाइन की कॉपी में हमें 3 महीने तो एबीसीडी लिखना सिखाया गया था। आज वो एबीसीडी बच्चा 3 साल का लिख लेता है, 3.5 साल 4 साल एलकेजी आते आते तक। तो हम 5 साल में एडमिशन ले लेते थे, हमारे समय में हम 5 साल में पहली में आ जाते थे। 12 5 17 मतलब 12th पास कर लेते थे, 17 पास आउट होते होते। और अब का बच्चा, आज की जनरेशन, 20वीं शताब्दी के बाद की जनरेशन, 2000 की जनरेशन ने जो किया, उसने क्या किया? वो 7 साल में पहली करता है, 7 साल बाद वो पहली क्लास को पास करता है। तो भाई शिक्षा की शुरुआत तो कर दी गई 3 साल में, और 3 साल से लेके उसे सिखाया गया 7 साल तक, उसके बाद वो शिक्षा को आगे बढ़ा पाया। तो हमारे माइंड भी वही था, मस्तिष्क तो ब्रेन तो सबके पास एक से ही होता है, चाहे आपकी जनरेशन हो, चाहे हमारी जनरेशन, चाहे हमारे सीनियर्स की जनरेशन हो। तो हमने वो चीजें सीखी कब? 6वीं क्लास, मतलब 6 साल की वो हो गई थी, 5 में एडमिशन, 11 साल तक, 12 साल। और वो चीजें आपने कब सीखी? 4 साल। तो हमें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा ले गई। अब 10th क्लास का बच्चा, मैं देखती हूँ आज की जनरेशन का बच्चा, अगर 10th क्लास के बच्चे से आप बात करो ना, तो उसके सपने आज से शुरू हो गए। वो 8th से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, 8वीं कक्षा से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इन फ्यूचर भविष्य में जाके मुझे क्या करना है, 9th में मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेना है। उनने कहा एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर ली, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर ली, अब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीआई बोर्ड, आईजी बोर्ड, इंटरनेशनल कैम्ब्रिज बोर्ड, इतने सारे बोर्ड आ गए। बच्चे के सामने कंपटीशन भरपूर आ गया, तरह तरह का कंपटीशन आ गया बच्चे के सामने। 8th क्लास का बच्चा सेटिस्फैक्ट्री करने लगा कि मुझे 9th से क्या लेना है, बायो लेना है तो मेडिकल साइंस में जाना है, आर्ट्स लेना है तो आर्टिस्ट ह्यूमैनिटीज में चले जाएंगे। उसने यहाँ से सोचना प्रारंभ कर दिया, शुरुआत उसने अपनी यहाँ से कर दी, ठीक है। फिर 10th पास आउट होते होते, 10th में तो ये मान के चलिए, 10th जब वो पहुंचता है ना, तो वो प्लान कर चुकता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, उसे भविष्य में आगे क्या बनना है।
कैसे बनना है। फिर मैंने आज एक नया ट्रेंड देखा है। अभी कुछ 10 साल पुरानी बात मैं आपके बीच में शेयर करती हूँ। 8-10 साल से एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है। 10 साल 15 साल मान लीजिए, 2005 के आसपास मान लीजिए। भाई 11th 12th आप डमी से करा दीजिए बच्चे को, और उसे कोचिंग क्लासेस में डाल दीजिए, कोचिंग सेंटर्स में डाल दीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाइए। बच्चा नई नई टेक्नोलॉजी में करेगा। हमने जब बीटेक के लिए सोचा था, मेरा भी मन था कि मैं बीटेक में करूं, बीटेक करूं, इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं। पैट होता था हमारे समय में, पीटी होता था। तो वो बीटेक करने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता था। और बीटेक में वही 2-3 ब्रांचेस थी। सिविल ब्रांच है आपका, आईसीटी तो इतना ज्यादा नहीं था उस समय पे। लेकिन सिविल को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी उस समय पे, कि सिविल भाई मकान तो बननी ही है ना, जमीन तो बननी है, जमीन तो आगे ले ही जाओगे ना। तो कोशिश की थी, लेकिन शायद कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाए हम। आज के बच्चा क्या सोचता है उस बीटेक के बारे में? नैनो टेक्नोलॉजी में जाएंगे, बम बनाने के बारे में प्लान करेंगे, फ्लाइट में जाएंगे, और भी नई नई टेक्नोलॉजी अभी मैं रीड ऑन कर रही हूँ, जिनको समझ रही हूँ, जिनको पढ़ रही हूँ। तो वो बच्चा 11th 12th स्कूल जाते ही नहीं है। हमने तो भाई साहब कॉलेज में भी स्कूल जैसा अटेंड किया। तो वो 11वीं 12वीं में स्कूल जा ही नहीं रहा है। उसका मतलब ही नहीं है। वो डमी से 11th करता है, डमी से 12th करता है। डमी मतलब समझते हैं आप? डमी का मतलब होता है कि भाई किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, किसी भी बोर्ड में, ठीक है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बच्चा कोचिंग ले रहा है, सीखने जा रहा है। क्या सीखने जा रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई ट्रिपल ई के बारे में, आईआईएम में जाने के लिए, एमबीए करने के लिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है बच्चों के सामने, इतनी सारी पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल के आ गए हैं बच्चों के सामने। उनकी सोचने की शक्ति बढ़ गई है इतनी ज्यादा, कि उन्हें लगने लगा है कि हम बहुत आगे डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो 11वीं 12वीं उसने डमी से किया, 12th में उसने एग्जाम दिया, एआई ट्रिपल ई का, आईआईएम का, कैट का, और जाने कितने सारे एग्जाम, नीट का। मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट का एग्जाम दिया, और जैसे ही निकाला गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वो जनरेशन कितने आगे जा रही। अब ऐसी परिस्थितियों की बात अगर हम करते हैं, तो हिंदी तो वैसे ही उसका अस्तित्व मैंने बताया 1965 में ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था। अधिकतर तौर पर हिंदी का जो अस्तित्व है वो 1965 में खत्म हो गया था। रही गई कसर जो 15 साल बाद बचनी थी ना, वो भी संविधान में अनुच्छेद जो आया अध्याय 1 में, उसमें क्लियर कर दिया गया था कि नहीं यार, हिंदी वर्चस्व में तो रहेगी, राजभाषा भी रहेगी, राजभाषा भी रहेगी, राष्ट्रभाषा भी रहेगी, माध्यम भी रहेगी, लेकिन आएगी अंग्रेजी हमारे ऊपर अधिकार करने। तो इस प्रयोजन मूलक हिंदी विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंदर पूरा का पूरा विषय वस्तु जो है ना इसकी, यही है। ये हम पढ़ते हैं सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, संचार मतलब कम्युनिकेशन की भाषा, एक दूसरे से बोलने के लिए भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा। आप अगला जो बिंदु लिखा है इस पे सामने देखेंगे आप बोर्ड पे, कार्यालयीन हिंदी, मतलब जो कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली वो हिंदी। राजभाषा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? पत्र लेखन कैसे होगा? पत्र लेखन कैसे होगा? ठीक है ना, संक्षेपण कैसे होगा, पल्लवन कैसे होगी, उसमें टिप्पणी कैसे लिखे, इंटरनेट क्या होता है, सुविधाएं क्या होती हैं। ये सारी चीजें हमारी नई जनरेशन के साथ आ गई। अब नई जनरेशन के साथ जब ये सारी चीजें आई, तो उसे हिंदी भाषा में भी लोगों को समझने की जरूरत पड़ी है। मैंने कहा ना, मेरा मेरा एग्जाम्पल, मैं अपने आप को यहाँ आइडेंटिफाई करूंगी कि मैं जिस दशक में पैदा हुई हुई, वो 80 का दशक था। अब उसके बाद हमने जब 20वीं शताब्दी में हमने एंटर किया, 2001 2002 4 की बात कर रही, तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि वो भाषा अब हमारे लिए लोगों के काम आने वाली नहीं थी। आज ये वीडियो लेक्चर आपके बीच में चल रहा है, तो ये सीखा है मैंने। ये जो वीडियो लेक्चर आपके बीच में चल रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक क्राइटेरिया है, एक उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो मुझे सीखनी पड़ी है। भाई समय के साथ नहीं चलूंगी तो कैसे काम चलेगा? तो जब मुझे समय के साथ चलना था, क्या वर्तमान परिस्थितियां कह रही हैं, कैसे हम काम को आगे बढ़ाएंगे,
कैसे हम भाषा को सीखेंगे, तब वहां जन्म हुआ प्रयोजन मूलक हिंदी का। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर आपको सारे वो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। इंटरनेट क्या कहलाता है हिंदी में। मैंने सुना था अभी अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और जाने एक दो जगह की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि मेडिकल की पूरी पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में होगी, हिंदी भाषा में होगी। क्यों? मेडिकल की पढ़ाई तो आज तक हिंदी भाषा में नहीं हुई ना। मेडिकल की पढ़ाई तो हमेशा इंग्लिश में होती है। तो जब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी तो उसका कंटेंट भी तैयार होगा, उसका सिलेबस भी तैयार होगा, उसके लिए लोगों को जानकारी भी होगी। तो अब वो सिलेबस बनाने के लिए हमें किस भाषा की और किस विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? वो विषय वस्तु है आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी। मुझे लगता है प्रयोजन मूलक हिंदी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया कि मतलब आप मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी विषय पे ऐसा कहते हैं ना, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप एंटर करो, वो खुद कहता है आपसे कि इसका आंसर मैं हूं। जब तक आप क्वेश्चन के अंदर एंटर नहीं करते हैं ना, तब का आपको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर मैं हूं। एक बार आप क्वेश्चन के अंदर एंटर कीजिए, उसके बाद उसके आंसर पर भी काम करें। तो आइए, हम जो बात कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या कहलाती। तकनीकी को सीखना ही, तकनीकी भाषा के रूप में सीखना। प्रयोजनमूलक हिंदी का निर्माण जानते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैंने एक अपनी पुस्तक लिखी है इसकी प्रयोजनमूलक हिंदी पर। बतौर ऑथर आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसे ढूंढ सकते हैं। मेरे द्वारा खुद की लिखी हुई पुस्तक है वो। एक एक कंटेंट को मैंने उसने लिखा है। क्या भाषा होती है, क्या राष्ट्रभाषा होती है, क्या संचार भाषा होती है, क्या भाषा का माध्यम होता है, क्या उसमें इंटरनेट होता है, कैसे इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट कैसे प्रयोग में लाया जाता है, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली उसमें क्या क्या काम करती है, कैसे अपना रोल अदा करती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपका आपका विषय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। मैं दोबारा उस बात को कहना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ में, कभी भी, यहाँ नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठो, जब तक आप क्वेश्चन के अंदर एंटर नहीं करोगे, जब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। एक बार आप क्वेश्चन के अंदर एंटर कीजिए, जैसे ही आप सवाल के अंदर घुस गए, तो मान के चलिए कि जवाब आपके हाथ में है, जवाब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी, इस विषय को समझने में आपको कुछ समय जरूर लगा, लेकिन इस विषय के अंदर, इस पेपर के अंदर, इस सिलेबस में, इस एसएलएम में, इस पीपीआर में हमने क्या देने की कोशिश की? सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ तकनीकी, जो तकनीकी शब्द होते हैं ना, उन्होंने कहा हिंदी विषय वाले कहाँ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने कहा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में हो रही है। अगर आपके पास भाषा का माध्यम अच्छा है, भाषा वहां मायने नहीं रखती है कि आप किस माध्यम से ले रहे हो, मायने रखता है आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना, आपकी समझदारी, आप किस प्रकार से उसको समझ रहे हैं। तो डॉक्टर जब डिस्कशन करता है ना, भारत के अंदर एटलीस्ट तो मैं बात कर ही सकती हूँ इस मैटर को लेके, कि जब डॉक्टर डिस्कशन करता है ना हमसे, तो डॉक्टर कैसे डिस्कशन करता है हमसे? हिंदी में ना। आइए जी बैठिए, क्या समस्या है? सिर दर्द है। अच्छा, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, इधर बैक में दर्द होता है, कहाँ कहाँ दर्द होता है आपकी? अच्छा, दर्द होता है। अच्छा, दर्द के साथ साथ एक कपाहट होती है, एक झंझनाहट होती है, या सिर्फ खाली सिर दर्द होता है? सिर्फ सिर दर्द होता है। तो दर्द का जब क्राइटेरिया मैं बात करूं, तो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या फिर आपको यहाँ हो रहा है? आपको सिर में दर्द कहाँ हो रहा है ना? सर, शाम के टाइम में तो मुझे दर्द यहाँ होता है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, लाइट बहुत तेज चल रही हो, या इरिटेशन हो रहा है, साउंड बहुत तेज हो, तब दर्द मुझे यहाँ होता है। अच्छा, ऐसा कीजिए एक एक्सरा करा के देखते हैं आपका, और एक्सरे की रिपोर्ट से हम देखते हैं कि आपको वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। जी सर। हाँ भाई, इसको ले जाओ, पेशेंट को एक एक्सरा कराओ, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ। जी सर।
सर मेरे एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है। एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है आपकी? जी, बताएं। मैडम एक्सरे की रिपोर्ट आपकी कह रही है जो झंझनाहट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हो रही थी ना, वो माइग्रेन तो नहीं है, सर्वाइकल हो सकता है। वो सर्वाइकल का पेन आपको हो सकता है, ये समस्या आपको आ सकती है, सर्वाइकल। उसके लिए आप एक काम कीजिए, किसी माइग्रेन वाले डॉक्टर के पास मत जाइए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें देखेगा कि आपको जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। जी सर। गुड इवनिंग मैम। मैं नम्रता, और मुझे थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था, सर ने आपके पास भेजा। फिजियोथेरेपिस्ट का जवाब क्या होगा? मैडम ये जो दर्द उठ रहा है आपको ना, ये फिजियोथेरेपी की नहीं, ये सर्वाइकल का पेन है ही नहीं, ये आपको माइग्रेन की समस्या है। आप एक एमआरआई करा लीजिए, कंट्रास्ट करा लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई। जी सर। अब इतनी सारी बात उसने मुझसे किस भाषा में की? हिंदी भाषा में की ना। सारी बात उसने मुझसे हिंदी में। अब हिंदी भाषा में करने का औचित्य क्या था, क्योंकि लैंग्वेज हमें भी समझ में आ रही थी कि मेरे साथ समस्या क्या है, और उन्हें भी समझ में आ रही थी कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाएगा। जब तक आपको भावनाएं समझ में नहीं आएंगी ना, जब तक आपको फीलिंग समझ में नहीं आएंगी ना, जब तक आपको भाषा का औचित्य समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो एक उत्कृष्ट है। वो बिल्कुल उत्कृष्ट नहीं, वो किसी भी प्रकार से उत्कृष्ट नहीं। अभिव्यक्ति का माध्यम उत्कृष्ट जब होता है तब आप उसकी भावनाओं को समझें। तो जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमने समय को जब आगे बढ़ाया, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी किस चीज की? प्रयोजन मूलक हिंदी की, कि जो इंग्लिश के वर्ड थे उन्हें हिंदी में क्या कहा जाए। उन्होंने कहा लेटर राइटिंग, हिंदी में उसे पत्र लेखन कह दिया। उन्होंने की मदर टंग, मदर टंग को हमने हिंदी में राष्ट्रभाषा कह दी। मदर टंग मातृभाषा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हमारी मातृभाषा है। अब मदर टंग, भाई मैं विदेश से आ जाऊं तो मेरी मदर टंग तो अंग्रेजी हुई ना, और मेरा बच्चा हिंदी बोल रहा है क्योंकि मैंने विदेश से आके इंडिया में शादी की। मेरी मदर टंग तो वही है ना, अंग्रेजी, लेकिन मेरे बच्चे की मदर टंग क्या होगी वहां पे? उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। तो इस प्रकार भाषा का उद्भव हुआ, विकास हुआ। टेक्नोलॉजी की जब हमें जरूरत पड़ी, तकनीकी की जब हमें जरूरत पड़ी, तब हमने प्रारंभ किया प्रयोजन मूलक हिंदी को। प्रयोजन मूलक हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डीपली हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। बस मेरी गुजारिश है कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। कब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, जब कहते हैं ना पहला कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आगे का कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको आवश्यकता है पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। पहला कॉन्सेप्ट हमारा आज का विषय था, वो मूल रूप से हमारा विषय ये था कि जो हमारा एमए हिंदी साहित्य, सॉरी एमए आप जो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ेंगे उसमें आप 4 पेपरों को पढ़ेंगे। उसमें से जो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी विषय है, जो पेपर है, ये आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रयोजन मूलक हिंदी विषय रखने का सबसे उचित कारण क्या है, क्यों रखा गया? पीजी क्लास में आने के बाद आपके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी विषय क्यों रखा गया? साथ ही आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस विषय के अंदर हमें किन किन विषयों को, उपविषयों को पढ़ने का मौका मिले। तो मुझे लगता है, मेरी आशा है कि जहां तक ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया कि आप प्रयोजन मूलक हिंदी जो विषय पढ़ रहे हैं, इसकी आपको आवश्यकता क्यों थी, किस लिए आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन करने के बाद आपको किन नई जानकारियों को प्राप्ति होगी, किन नई जानकारियों को आप प्राप्त कर पाएंगे, कैसे आप प्रयोजन मूलक हिंदी के विषय में लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हिंदी में भी तकनीकी का विकास हुआ है। हिंदी को सामान्य विषय ना मानते हुए हिंदी को हम टेक्नोलॉजी विषय माने। भाषा विज्ञान की बात करेंगे हम आपसे किसी और अन्य वीडियो में। भाषा विज्ञान भी क्या है? साइंस है। भाषा का साइंस है पूरा का पूरा। कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है,
कैसे उस पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।